वेलकम टू द प्लेटफॉर्म ऑफ फिजिक्स वाला। मेरा नाम है डॉक्टर आरुषि तुली, आपकी प्यारी बायोलॉजी एजुकेटर। और आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूं सेल द यूनिट ऑफ लाइफ चैप्टर अंडर 30 मिनट्स। मुझे पता है जब हम लोग चैप्टर पढ़ लेते हैं तो हम पूरे इंटरनेट पे ढूंढते हैं कि यार कोई ऐसा लेक्चर मिल जाए जहां हमें टीचर A to Z उस चैप्टर की एनसीईआरटी से लेके उसके नोट्स की हर चीज रिवाइज करा दे। तो बिल्कुल सही लेक्चर पे क्लिक किया है आपने। आप इस लेक्चर को रिविजन लेक्चर या समरी लेक्चर कह सकते हैं, जहां पर आपको मैं पूरा सेल यूनिट ऑफ लाइफ अंडर 30 मिनट्स रिवाइज करा दूंगी। तो चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड एवरीवन। शुरुआत करते हैं इस चैप्टर की। तो सबसे पहले यह है मेरा टेलीग्राम चैनल, जहां पे मैं इसके नोट्स आपको प्रोवाइड करूंगी। अगर आपको टेलीग्राम चैनल पे भी नहीं मिलते हैं तो आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक क्लिक करके ऐप से भी डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए सबसे पहले हमें जानना जरूरी है कि सेल के बारे में। तो यार प्रेजेंस ऑफ सेल एक डिफाइनिंग फीचर होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म का। अरे भाई हम ऐसा कहते हैं जिस भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के पास सेल नहीं है वो लिविंग नहीं है। तो सेल क्या हो गया? सेल बेटा एक डिफाइनिंग फीचर है लिविंग सेल का, क्योंकि ये स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ है। हमारी जिंदगी, हमारी पूरी दुनिया यही चला रहा है क्योंकि हमारी बॉडी सेल से ही बनी होती है। मैम अगर कोई यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है क्या वो भी जिंदा रहता है? अरे हाँ, सेल तो है ना, भले एक हो। तो क्या होता है, ऑर्गेनिजम्स भाई यूनिसेल्युलर हो सकते हैं, जैसे कि आप कह लो अमीबा हो गया, पैरामीशियम हो गए। मल्टी सेल्युलर भी हो सकते हैं, जैसे प्लांट्स हो गए, एनिमल्स हो गए। हमारी बॉडी सेल से ही बनी होती है, ठीक है। अब व्हाट इज अ सेल? ये जो लाइन है ना, ये आप लोगों के असर्शन, रीजनिंग, स्टेटमेंट बेस में बहुत बार पूछी जाती है। एनीथिंग लेस देन अ कंप्लीट सेल डज नॉट इंश्योर इंडिपेंडेंट लिविंग। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन। ये लाइन ऐसा कहना चाहती है कि कोई भी चीज जो सेल से कम चीज में बनी है वो लिविंग कहलाएगी ही नहीं, क्योंकि वो अपने आप जिंदा ही नहीं रह सकती उसके बिना। तो भाई यूनिसेलर ऑर्गेनिजम्स अपने आप इंडिपेंडेंट लिविंग करते हैं और अपने सारे एसेंशियल फंक्शंस भी परफॉर्म करते हैं। ये आप देख सकते हैं सेल का स्ट्रक्चर है। ये आपको बाहर दिखेगी सेल मेम्ब्रेन, बीच में आपको दिखेगा इसका बहुत ही प्यारा सा न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर एक स्ट्रक्चर होता है जिसे कहते हैं न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियस के आसपास ये जो आप जितना भी स्ट्रक्चर देख रहे हैं, दिस इज कॉल्ड एज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जिस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर राइबोसोम्स होते हैं उसे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। जिस पे राइबोसोम्स नहीं होते हैं उसे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। बाकी राइबोसोम्स, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम्स, गोल्गी बॉडीज करके भी सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं। अब यार कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कवरीज हैं जिनके बारे में हमें पता होना चाहिए। टॉकिंग अबाउट रॉबर्ट हुक। भाई रॉबर्ट हुक ने क्या डिस्कवर कर दिया था? रॉबर्ट हुक ने यार डेड सेल की डिस्कवरी की थी इन द कॉर्क सेल। रॉबर्ट ब्राउन ने क्या किया था? इन्होंने भाई न्यूक्लियस की डिस्कवरी की थी। एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक ने क्या किया था? इन्होंने फर्स्ट लिविंग सेल की डिस्कवरी करी थी। फिर बात करते हैं एडवांसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी। यार समय के साथ क्या हुआ? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी का डेवलपमेंट हुआ, जिसकी वजह से हम सेल के अंदर के स्ट्रक्चर्स को और बेहतरीन तरीके से देख पाए, ठीक है। अब सेल थ्योरी किसने दी थी? दैट इज इंपॉर्टेंट। तो यार अब आपकी न्यू एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ही हम पढ़ रहे हैं। दैट इज शेल्डन एंड शॉन, जो कि एक जर्मन बॉटनिस्ट और जर्मन जूलॉजिस्ट थे, ठीक है। इन दोनों ने मिलकर सेल थ्योरी दी थी। अब इन दोनों ने क्या क्या कहा था? शेल्डन ने कहा था कि जब हम प्लांट्स को देखते हैं तो ऑल प्लांट्स आर कंपोज्ड ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स जो आगे जाके टिश्यू बना रहे हैं, ठीक है। शॉन ने क्या कहा कि जो एनिमल सेल्स होते हैं उनके आसपास एक थिन लेयर होती है जिसको बाद में नाम सेल मेम्ब्रेन दिया गया था। देन ही ऑल्सो ऑब्जर्व्ड कि सेल वॉल जो होती है सिर्फ प्लांट सेल्स के अंदर दिख रही है, एनिमल्स में तो दिख ही नहीं रही है। तो ओवरऑल इनका हाइपोथेसिस क्या था? इन्होंने अपनी सेल थ्योरी में बताया क्या? इन्होंने सेल थ्योरी में बताया यार कि ऑल द सेल्स है ना आर प्रोडक्ट ऑफ सेल्स। भाई प्लांट हो या एनिमल हो, ये सेल से बने हैं एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल्स से बने हैं, ठीक है। पर शेल्डन और शॉन की थ्योरी में कुछ तो कमी थी। वो कमी थी कि यार सेल्स आया कहां से, वो बताओ। इस कमी को पूरा किया रुडोल्फ विर्चो ने। रुडोल्फ विर्चो ने एक लाइन कही, ओमनेस सेल्यूली सेल्यूला, कि ऑल सेल्स कम्स फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, कि हर सेल एक सेल से ही बनता है, ये सेल भी एक सेल से ही बनता है, ये सेल भी एक सेल से ही बनता है। तो भाई फाइनल डेफिनेशन क्या थी? ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड ऑफ सेल्स एंड प्रोडक्ट्स, ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। ये थ्योरी बेटा शेल्डन एंड शॉन के अलावा रुडोल्फ विर्चो ने मॉडिफाई करी थी। नेक्स्ट आता है एक ओवरव्यू ऑफ सेल। देखिए आपकी एनसीईआरटी ने मेंशन किया, अगर आपको प्लांट सेल देखना है तो आप अनियन पील
एक्सपेरिमेंट करेंगे आप, अनियन का अगर थोड़ा सा पील निकाल के माइक्रोस्कोप में देखेंगे आपको सेल वॉल नजर आएगी। अगर आप ह्यूमन चीक सेल, अगर आप अपने अंदर चीक से, यहां से अगर सेल निकालते हो और देखते हो तो आपको एनिमल सेल का स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं। ठीक है, तो एनिमल सेल्स के पास एक सेल ऑर्गेनेल एक्स्ट्रा है जो कि प्लांट्स के पास नहीं होता, उसे कहते हैं सेंट्रोजोम। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे स्ट्रक्चर। अब आपकी एनसीईआरटी ने यहाँ पे कुछ सेल्स के नाम दिए हैं और उनके साइजेस दिए हैं और शेप्स दिए हैं। तो यार आरबीसी क्या होता है? बायकॉन्केव शेप होता है। क्या होता है? बायकॉन्केव। इसकी क्या होता है इसका लेंथ यार? 7 माइक्रोमीटर डायामीटर होता है। फिर डब्ल्यूबीसीज क्या होते हैं? ऐसे अमीबा जैसे दिखते हैं, अमीबॉइड। कॉल्यूमिनार सेल्स क्या होते हैं? लॉन्ग एंड नैरो, ऐसे लंबे लंबे। नर्व सेल दैट इज न्यूरॉन, लंबा होता है, लॉन्ग एंड ब्रांच्ड। ठीक है, ऐसा लॉन्ग एंड ब्रांच्ड होता है। फिर मीजोफिल सेल्स कैसे होते हैं? मीजोफिल क्या होते हैं भाई? आपकी लीफ के अंदर सेल्स होते हैं जिनके अंदर क्लोरोफिल होता है, तो ये ना ऐसे राउंड एंड ओवल से होते हैं। ठीक है, फिर हम बात करें टिपिकल यूकैरियोटिक सेल की, क्या लेंथ होती है? 10 से 20 माइक्रोमीटर साइज होता है। टिपिकल प्रोकैरियोट की कितनी होती है? 1 से 2 माइक्रोमीटर। बैक्टीरिया की लेंथ कितनी होती है? 3 to 5 माइक्रोमीटर। चलिए अब हम देखते हैं यार एक प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में, है ना। अब प्रोकैरियोटिक सेल के ऊपर भी बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, इसके फीचर्स पे, इसकी चीजों पे। तो सबसे पहले यार प्रोकैरियोटिक सेल के एग्जाम्पल्स क्या क्या होते हैं? इसमें आता है बैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा, पीपीएलओ, ब्लू ग्रीन एल्गी। अब माइकोप्लाज्मा यार थोड़ा डिफरेंट इसलिए होता है क्योंकि ये सबसे स्मॉलेस्ट सेल भी है, दूसरा इसके पास सेल वॉल नहीं होती है। दे आर स्मॉलर इन साइज और ये रैपिडली डिवाइड करते हैं। ये अलग अलग शेप के हो सकते हैं। कोकस मतलब ऐसा स्फेरिकल, बैसिलस मतलब ऐसा रॉड शेप्ड, विब्रियो मतलब ऐसा कॉमा शेप्ड, स्पाइरुलम ऐसा स्पाइरल शेप होता है। फिर बात करते हैं प्रोकैरियोट्स, फंडामेंटली सारे काफी सिमिलर दिखते हैं। अब इनकी सरफेस के ऊपर ऐसे फ्लैजिला हो सकता है या पिलाई। पिलाई क्या होता है? मान लो भाई ये दो सेल्स हैं, इनके बीच में एक कॉन्जुगेशन के लिए, ये दो सेल्स को एक दूसरे से अटैच होने के लिए पिलाई मदद करता है। स्ट्रक्चर मेड अप ऑफ पिलिन प्रोटीन जो ऐसे कॉन्जुगेशन में मदद करता है। फिम्ब्री क्या होते हैं भाई? एक सेल के ऊपर ऐसे छोटे छोटे से ब्रिसल लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जो किसी भी सरफेस पे सेल को चिपकने में, एनकरेज, सपोर्ट के लिए मदद करते हैं। अब यार कुछ और सेल्स के बारे में यहां दे रखा है, जैसे माइकोप्लाज्मा स्मॉलेस्ट सेल है, 0.3 माइक्रोमीटर इसकी लेंथ है, याद रखना। पीपीएलओ क्या होता है? अब याद रखना, प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिजम्स। बहुत बच्चों को कंफ्यूजन रहता है, बेटा माइकोप्लाज्मा कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ पीपीएलओ ओनली। पीपीएलओ का साइज क्या है? 0.1 माइक्रोमीटर। वायरसेस का साइज भी एनसीईआरटी में है 0.02 to 0.2 माइक्रोमीटर। ऑस्ट्रिच एग लार्जेस्ट सेल है बेटा, लार्जेस्ट आइसोलेटेड सिंगल सेल। एक ऑस्ट्रिच का अंडा अराउंड इतना बड़ा होता है, 15 से 20 सेंटीमीटर का होता है। अब हम स्ट्रक्चर देखते हैं। स्ट्रक्चर के साथ प्रोकैरियोटिक सेल की सारी चीजों को भी समझ लेंगे। तो देखो, सबसे अंदर होती है सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन के बाहर की तरफ होती है क्या? सेल वॉल। सेल वॉल कैसी होती है? रिजिड होती है। ठीक है, रिजिड माने मजबूत होती है। अब हम बात करें, ये आप देख रहे हो मैम, ये सेल मेम्ब्रेन के अंदर ये एक्सटेंशंस क्या हैं? इन एक्सटेंशंस को कहते हैं मीजोजोम्स। ये यार अलग अलग शेप में हो सकती हैं। ये ऐसे वेसाइकल, टिब्यूल या ऐसे लैमिले शेप में हो सकते हैं। टिब्यूल, वेसाइकल या लैमिले, ये आप देख सकते हैं। दिस इज अ टिब्यूल शेप, दिस इज अ वेसाइकल शेप। ये क्या चीज में मदद करती है? ये सेल वॉल बनाने में, डीएनए रेप्लिकेशन में, रेस्पिरेशन में और सिक्रीशन में मदद करती है। इसके 4 मेन फंक्शंस यही हैं। प्लस ये सरफेस एरिया भी बढ़ा रही है। अब मैम ये क्या है? ये बेटा एक स्ट्रक्चर है जो भी सेल मेम्ब्रेन से ही निकला होता है। इसके ऊपर पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, ये होते हैं क्रोमैटोफोर्स। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज, क्रोमैटोफोर्स एक पिगमेंट कंटेनिंग चीज है, पर ये क्या सारे प्रोकैरियोट्स में होती है? नहीं, ये कुछ ही में होती है, जैसे ब्लू ग्रीन एल्गीज। फिर बात करें मैम, ये छोटे छोटे क्या हैं? दीज आर इंक्लूजन बॉडीज। इंक्लूजन बॉडीज का काम होता है चीजों को स्टोर कर लेना। ठीक है, तो ये क्या करती हैं? रिजर्व मटेरियल स्टोर करती हैं। अगर ये ग्लाइकोजन स्टोर कर रही हैं, इन्हें ग्लाइकोजन ग्रैन्यूल कह देंगे। ये फॉस्फेट स्टोर कर रही हैं तो फॉस्फेट ग्रैन्यूल, साइनोफिशियन ग्रैन्यूल्स, ऐसे ऐसे इनके नाम हैं। अब भाई सेल के मूवमेंट के लिए ये जो होता है, दिस इज फ्लैजिला। फ्लैजिला क्या होता है?
सेल के मूवमेंट के लिए, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन से ही निकलता है। एक्सटेंशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन एंड फ्रॉम सेल वॉल। इसके 3 पार्ट्स होते हैं, बेसल बॉडी, हुक और ये हो गया फिलामेंट। ठीक है, 3 पार्ट से ये बना होता है। अब हम बात करते हैं यार, प्रोकैरियोट सेल के पास खुद का एक मेन डीएनए होता है जिसे हम क्या कहते हैं, मेन डीएनए या जीनोमिक डीएनए। ये जिस रीजन में प्रेजेंट होता है उसे हम कहते हैं न्यूक्लियोइड। अब यार प्रोकैरियोट्स के पास खुद का वेल डिफाइंड न्यूक्लियस तो होता नहीं है, इनके पास बस कुछ ऐसा ही न्यूक्लियस है ना, न्यूक्लियस तो प्रॉपर है नहीं, तो डीएनए जो है इनका मेन डीएनए ऐसे ही एक रीजन में पड़ा हुआ है, इस रीजन को न्यूक्लियोइड कहते हैं। अब इनके पास इसके अलावा एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए है, ये आप देख रहे हो एक्स्ट्रा, ये बहुत सारा प्रेजेंट हो सकता है, सिंगल भी। तो डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए जो इंडिपेंडेंटली रेप्लिकेट कर रहा है, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। फिनोटिपिक प्रॉपर्टीज लाइक एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस, इसे कहते हैं प्लाज्मिड। ठीक है, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए को कहते हैं प्लाज्मिड, जो यूनिक फिनोटिपिक कैरेक्टर्स कैरी करता है। ये असर्शन, रीजनिंग, स्टेटमेंट बेस्ड, हर जगह ये क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट हम बात करें, इसके पास प्रोटीन्स भी होते हैं और भी स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं। अब हम बात करते हैं एक एक करके प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर सारे स्ट्रक्चर्स की। तो भाई सबसे पहले मैं राइबोसोम्स की बात करूंगी। जो राइबोसोम होता है भाई वो 2 हिस्सों से बनता है, वन इज द लार्ज यूनिट, अदर इज द स्मॉल सब यूनिट। अब यार लार्ज सब यूनिट प्रोकैरियोट्स में होता है 50s और स्मॉल होता है 30s। और कौन सा राइबोसोम प्रेजेंट होता है प्रोकैरियोट्स के अंदर? सो प्रोकैरियोट्स हैड 70s राइबोसोम, जिसमें बड़ा यूनिट है 50s, छोटा है 30s। वहीं यूकैरियोट्स के पास होता है 80s, which has a bigger unit as 60s and smaller as 40s। राइबोसोम्स क्या होते हैं यार? इनका काम होता है आरआरएनए बनाना एंड प्रोटीन्स बनाना। ये साइटोप्लाज्म में भी होते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे भी चिपके होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में भी होते हैं। ये सेल मेम्ब्रेन के साथ भी चिपके हुए प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, यहां पे क्या लिखा है? अगर अब इनके आप बोल रहे होगे मैम ये 70s 80s, ये S क्या है? बेटा S एक साइंटिस्ट का नाम, दैट इज स्वेडबर्ग। तो इसे स्वेडबर्ग यूनिट कहते हैं या फिर इसे सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट कहते हैं। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, पूछा जाता है एग्जाम्स के अंदर। मतलब अगर आप इसे एक जार में डालोगे तो वजन के बेसिस पर जो ज्यादा हैवी होगा, 80s हैवी होगा तो वो नीचे आएगा, 70s हल्का होगा तो वो ऊपर आएगा। तो ये सेडिमेंट कैसे कर रहा है उस बेसिस पे सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट कहा जाता है। जब यार ये राइबोसोम्स आपके एमआरएनए, दिस इज एमआरएनए, जब एमआरएनए के साथ ये राइबोसोम्स अटैच हो जाते हैं, इस पूरे स्ट्रक्चर को हम कहते हैं पॉलीसोम्स। पॉलीसोम क्या होता है? जब एमआरएनए के साथ बहुत सारे राइबोसोम्स जुड़ जाते हैं, दिस इज कॉल्ड एज पॉलीसोम। याद रखना, क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट, अब सेल एनवेलप क्या होता है? यार प्रोकैरियोटिक सेल वैसे ही गरीबी का कारण है, अब इनके ऊपर यार एक एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन होती है। मतलब सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन के अलावा इनके पास एक ग्लाइकोकैलिक्स की लेयर होती है। ये ग्लाइकोकैलिक्स की लेयर पतली भी हो सकती है, जिसे कहते हैं स्लाइम लेयर। अगर ये पतली है ना, सॉफ्ट सी है, स्लाइम लेयर। अगर ये मजबूत है तो हम कहते हैं कैप्सूल। ठीक है, सेल वॉल क्या करती है? शेप देती है सेल को। सेल मेम्ब्रेन क्या होती है? सेलेक्टिवली परमिएबल होती है, जो आउटसाइड वर्ल्ड से कॉन्टैक्ट करवाती है। प्रेजेंट ये सेल एनवेलप बेटा मोस्ट प्रोकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट होता है। केमिकली कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, प्रोटेक्शन के लिए तीनों होते हैं। ठीक है, ग्लाइकोकैलिक्स, सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन बनाते हैं सेल एनवेलप। सेल एनवेलप के जो हम स्टेनिंग करते हैं, इसके बेसिस पे ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया भी डिवाइड होते हैं। अब हम बात करते हैं सेल मेम्ब्रेन की। ठीक है, अब सेल मेम्ब्रेन की शुरुआत करते हैं। यहां से आप मान सकते हैं हम पूरा स्ट्रक्चर समझेंगे। तो सेल मेम्ब्रेन क्या होता है? सबसे पहले यार सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर आरबीसी का पढ़ा गया था। इसमें देखा कि यार इसमें लिपिड और प्रोटीन से ये स्ट्रक्चर बना हुआ है। जो मेजरली इसमें जो लिपिड्स हैं वो फॉस्फोलिपिड्स हैं। मतलब इसकी खोपड़ी तो बनी हुई है फॉस्फेट से, और इसकी जो पूंछ है वो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से बनी हुई है। तो यार जो फॉस्फोलिपिड का स्ट्रक्चर होता है उसमें दे हैव अ पोलर हेड विच इज हाइड्रोफिलिक। हाइड्रोफिलिक मतलब पानी से प्यार करने वाला। ठीक है, एंड टेल क्या है? दैट इज हाइड्रोफोबिक, जो पानी से डरती है। ठीक है, तो टेल क्या होगी? मेम्ब्रेन में अंदर के टुवर्ड्स होगी। हेड क्या होगा? बाहर के टुवर्ड्स होगा। अब हम बात करें, इसमें 2 टाइप के प्रोटीन्स होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ एक्सट्रैक्शन। अगर यार प्रोटीन
अंदर की तरफ घुसा हुआ है, ठीक है, दिस इज कॉल्ड एज इंट्रिंसिक प्रोटीन। भाई ये आपकी सेल मेम्ब्रेन है, अगर कोई प्रोटीन अंदर की तरफ है इज इंट्रिंसिक प्रोटीन, कोई प्रोटीन यार ऐसे बाहर की तरफ मेम्ब्रेन पे है दैट इज एक्सट्रिंसिक और पेरिफेरल प्रोटीन। जो बाहर की तरफ है एक्सट्रिंसिक, जो अंदर है इंट्रिंसिक। अब आपको ये रेशियो याद रखना है, आरबीसी में प्रोटीन इज टू लिपिड का रेशियो है 52:40, प्रोटीन इज टू लिपिड का रेशियो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब यार 1972 के अंदर सिंगर एंड निकोलसन साइंटिस्ट ने फ्लूइड मोज़ैक मॉडल दिया था कि लिपिड और प्रोटीन के स्ट्रक्चर से मिलके सेल मेम्ब्रेन बनती है। इन्होंने एक आइसबर्ग का एग्जाम्पल दिया था कि जो पानी है, जो समुद्र है, वो लिपिड का है और उस लिपिड के समुद्र में बर्फ की तरह तैर रहे हैं प्रोटीन्स। इन्होंने ये स्ट्रक्चर फ्लूइड मोज़ैक मॉडल में बताया था। तो अगर आप नॉर्मली इस मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर को देखोगे तो ये रही एक लिपिड की लेयर, ये रही दूसरी लिपिड की लेयर, तो ये हो गई लिपिड बाइलेयर। प्रोटीन्स इसमें है कुछ अंदर की तरफ इंट्रिंसिक, जो बाहर की तरफ एक्सट्रिंसिक। इसके अलावा भी बेटा यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट्स हैं, अंदर कोलेस्ट्रॉल है, ये मिलाकर क्या बनती है, सेल मेम्ब्रेन बनती है। अब सेल मेम्ब्रेन के यार अक्रॉस दो टाइप का ट्रांसपोर्ट होता है। अगर एनर्जी का यूजेज नहीं हो रहा तो उसे कहते हैं पैसिव ट्रांसपोर्ट। अगर हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन पे सब्सटेंसेस आ रही हैं, डिफ्यूजन। अगर भाई सब्सटेंसेस को डायरेक्टली वो नहीं आ पा रही हैं, सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर पा रही हैं, उन्हें किसी कैरियर प्रोटीन की जरूरत पड़ रही है, दिस इज कॉल्ड एज फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। अब जहां पे एनर्जी का यूज होगा मॉलिक्यूल्स को क्रॉस कराने में, दिस इज कॉल्ड एज एक्टिव ट्रांसपोर्ट। अब हम बात करते हैं, सेल मेम्ब्रेन तो हमने बात कर ली, अब हम प्रॉपरली यूकैरियोटिक सेल की बात करते हैं। तो इन्होंने कहा है यार जो यूकैरियोटिक्स होते हैं उनके पास कंपार्टमेंटलाइजेशन होता है, मतलब जैसे हमारी अलमारी के अंदर अलग अलग खाने और ड्रॉर्स होते हैं कि यार मैं ना मेरी चप्पलें यहाँ पे रखूंगी, मैं मेरे कपड़े यहाँ रखूंगी, मेरी बुक्स यहाँ रखूंगी, वैसे ही आपके जो यूकैरियोटिक सेल है उसमें अलग अलग सेल ऑर्गेनेल्स हैं, ठीक है। लोकोमोटरी स्ट्रक्चर और साइटोस्केलेटन एलिमेंट्स भी होते हैं। साइटोस्केलेटन क्या होता है, बेसिकली वो स्ट्रक्चर जो प्रोटीन से बना है, जो आपके सेल का ढांचा बना रहा है। तो आपकी एनसीईआरटी ने वहां 3 नाम दिए हैं, सबसे बड़े होते हैं एमटी माने माइक्रोट्यूब्यूल्स, आईएफ माने इंटरमीडिएट फिलामेंट्स और एमएफ माने माइक्रोफिलामेंट्स, ठीक है। इनकी सीक्वेंस में ये दे रखा है। अब सेल वॉल की बात करते हैं। पहली चीज, सेल वॉल हर किसी के पास नहीं होती। दूसरी चीज, ये रिजिड है और नॉन लिविंग है, ये सेल को एक शेप देती है और प्रोटेक्शन देती है, एंड बैरियर होती है टू मैक्रोमोलिक्यूल्स, कि कोई भी चलता फिरता मॉलिक्यूल सेल के अंदर नहीं घुस जाए, इसलिए सेल वॉल वहां प्रोटेक्शन के लिए होती है। अब आपकी एनसीईआरटी ने सेल वॉल में बताया है कि एल्गी की सेल वॉल सेल्यूलोज, गैलेक्टिन्स, मैनन्स और कैल्शियम कार्बोनेट से बनी होती है, इंपॉर्टेंट, ठीक है। हायर प्लांट्स की कहां बनी होती है, सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज, पेक्टिन और प्रोटीन्स। फंजाई की किससे बनी होती है, मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। अब क्या होता है, सेल वॉल कैसे बनती है, ये रहा आपका सेल मेम्ब्रेन, दिस इज सेल मेम्ब्रेन। तो यार सबसे पहले बनती है प्राइमरी सेल वॉल, ये बन गई प्राइमरी सेल वॉल। अब प्राइमरी सेल वॉल के बाद जब सेकेंडरी सेल वॉल बनती है तो वो अंदर की तरफ बनती है, मतलब यहां, ठीक है, वो प्राइमरी सेल वॉल के अंदर बनेगी। तो यहां क्या हो गया, सेकेंडरी सेल वॉल, प्राइमरी सेल वॉल और सबसे अंदर सेल मेम्ब्रेन। तो याद रखना, प्राइमरी सेल वॉल के अंदर बनती है सेकेंडरी सेल वॉल, और बाद में सेल्स को जोड़ने के लिए, सारे सेल्स को जोड़ने के लिए बाहर बनती है मिडिल लैमिला, ताकि वो सारे सेल्स को आपस में चिपका सके। तो क्या है, प्राइमरी सेल वॉल क्या करती है, ग्रोथ करती है। सेकेंडरी सेल वॉल प्राइमरी के अंदर डेवलप होती है। मिडल लैमिला क्या होता है, मान लीजिए 2 सेल्स हैं, इनको आपस में, इनके बीच में एक सब्सटेंस होगी ताकि ये जुड़ सके, दैट इज मिडल लैमिला, ठीक है। मिडल लैमिला कैल्शियम पेक्टेट से बना होता है, सारे सेल्स को जोड़ता है। मैम प्लाज्मोडेस्माटा क्या है, भाई 2 सेल्स को गुटरगू करना है, कम्युनिकेशन करना है, आपस में चीजें ट्रांसपोर्ट करनी, कम्युनिकेट करनी है, तो ये इनके बीच में एक स्पेशल कनेक्शन बनेगा, दैट इज प्लाज्मोडेस्माटा, 2 सेल्स के बीच में कनेक्शन, ठीक है। साइटोप्लाज्मिक स्ट्रैंड बिटवीन 2 प्लांट सेल्स। अब बात करते हैं एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम की। सबसे पहले याद करेंगे एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में क्या क्या आता है, ट्रिक याद रखेंगे। लड़कियों को क्या खाना पसंद है, गर्ल्स लव ईटिंग वड़ा पाव। G फॉर गोल्गी बॉडीज, L फॉर लाइसोसोम्स, E फॉर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, V फॉर वैक्यूल्स। ट्रिक से याद करना है, ठीक है, नहीं करना ऐसे याद करो।
ठीक है, ये चारों मिलकर बनाते हैं, अपना फंक्शन कोऑर्डिनेटेड होता है। अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे अगर राइबोसोम्स हैं तो वो कहलाएगा रफ और वो प्रोटीन सिंथेसिस करेगा। अगर उसके ऊपर राइबोसोम्स नहीं है तो वो क्या करेगा, लिपिड्स का और स्टेरॉइड्स का सिंथेसिस करेगा। अब आती हैं आपकी क्या, गोल्गी बॉडीज। गोल्गी बॉडीज का डिस्कवरी किसने किया था, कैमिलो गोल्गी ने। ठीक है, इनके पास क्या होते हैं, ऐसे सैक लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जिसे हम कहते हैं सिस्टर्नी। अब इनका एक साइड से प्रोटीन घुसता है और दूसरी साइड से प्रोटीन बाहर निकलता है मॉडिफाई होके। इनका एक फेस कहलाता है सिस फेस, एक फेस कहलाता है ट्रांस फेस। ठीक है, सिस इज दी रिसीविंग और दी फॉर्मिंग फेस। एक फेस कहेगा यार प्रोटीन दे दे, दूसरा फेस जो होगा ट्रांस फेस वो प्रोटीन को बाहर निकालेगा, मतलब यहां से प्रोटीन घुसा, यहां से बाहर निकला। ठीक है, सिस फेस के थ्रू घुसेगा, ट्रांस फेस के थ्रू बाहर जाएगा। ये फ्लैट डिस्क लाइक स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड दी सिस्टर्ने। याद रखना कि माइटोकॉन्ड्रिया में एक वर्ड आता है क्रिस्टा और इसमें आता है सिस्टर्नी, दो अलग शब्द हैं। ठीक है, ये बेसिकली इसका काम क्या होता है, पैकेजिंग करना, ट्रांसपोर्टेशन करना। तो पैकेजिंग करना और ट्रांसपोर्टेशन करना। फिर आते हैं लाइसोसोम्स, ऐसे छोटे से है ना ऑर्गेनेल्स होते हैं, इनके पास हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स होते हैं। ये बेटा किससे बनते हैं, ये गोल्गी बॉडीज ही लाइसोसोम्स बनाती हैं। तो दे आर फॉर्म्ड फ्रॉम गोल्गी बॉडीज और इनके पास काफी सारे डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं। वैक्यूल्स क्या होते हैं भाई, ये 90% जगह घेरते हैं प्लांट सेल के अंदर। एनिमल सेल्स में बहुत छोटे छोटे होते हैं। इनका काम होता है वाटर, सैप, एक्सक्रीटरी वेस्ट को स्टोर करना। इनकी एक मेम्ब्रेन होती है जिसे कहते हैं टोनोप्लास्ट। ठीक है, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल अमीबा के पास होता है, फूड वैक्यूल प्रोटिस्टा के पास और अमीबा के पास भी होता है। फिर हम बात करते हैं माइक्रोबॉडीज। माइक्रोबॉडीज क्या होती हैं, बहुत छोटे छोटे से स्ट्रक्चर्स होते हैं, बिल्कुल छोटे छोटे से सेल ऑर्गेनेल होते हैं जो सेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, ये बोथ प्लांट्स और एनिमल्स में होते हैं, इनके पास खूब सारे एंजाइम्स होते हैं, एग्जाम्पल पेरोक्सीसोम्स। फिर आता है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया को एक स्पेशल स्टेन से ही स्टेन किया जाता है जिसका नाम है जेन ग्रीन। इसका डायमीटर है 0.2 to 1 माइक्रोमीटर एंड लेंथ है 1 to 4.1 माइक्रोमीटर। इसके बहुत सारे हो सकते हैं, डिपेंड सेल कितनी एनर्जी यूज कर रहा है उस हिसाब से ये प्रेजेंट होते हैं। इसकी एक आउटर मेम्ब्रेन है, एक आउटर मेम्ब्रेन है ये बाहर वाली, एक है इनर मेम्ब्रेन अंदर वाली। बीच में जो फ्लूइड है दैट इज कॉल्ड एज मैट्रिक्स। दोनों मेम्ब्रेन के बीच में स्पेस है इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। अब जिस शब्द की मैं बात कर रही थी बेटा, ये शब्द है क्रिस्टा। अब इसकी जो इनर मेम्ब्रेन है वो ऐसे फोल्ड्स में प्रेजेंट है, इन फोल्ड्स को हम कहते हैं क्रिस्टा और गोल्गी बॉडीज के सैक को कहते हैं सिस्टर्ने। ये दोनों शब्दों में कभी कंफ्यूज नहीं होना। नेक्स्ट आते हैं यार प्लास्टिड्स। पहली चीज, प्लास्टिड सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल के अंदर होते हैं। ठीक है, ये एनिमल सेल के पास नहीं होते। ये तीन तरीके के होते हैं, क्लोरोप्लास्ट जो ग्रीन कलर देते हैं, फोटोसिंथेसिस में मदद करते हैं और इनके पास क्लोरोफिल पिगमेंट है। क्रोमोप्लास्ट, इनके पास कैरोटिनॉइड्स और ज़ैंथोफिल पिगमेंट है, ये रेड, ग्रीन, येलो कलर देते हैं। ल्यूकोप्लास्ट बेटा कलरलेस होते हैं, इनका काम होता है स्टोरेज करना। इसमें एल्यूरोप्लास्ट प्रोटीन स्टोर करते हैं, अमाइलोप्लास्ट स्टार्च और इलियोप्लास्ट ऑयल और फैट का स्टोरेज करते हैं। अब आप क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर देखोगे, इसके पास भी दो मेम्ब्रेन होती है, आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन। इसके यहाँ पे जो पिंक कलर का आपको फ्लूइड दिख रहा है दिस इज कॉल्ड एज स्ट्रोमा। यहाँ पे जो आपको एक डिस्क शेप्ड स्ट्रक्चर दिख रहा है दिस इज कॉल्ड एज थाइलेकॉइड। जब ये बहुत सारी डिस्क इकट्ठा हो जाती हैं देन इट इज कॉल्ड एज ग्राना। ये दोनों बेटा, ये दोनों ग्राना एक दूसरे से ज्वाइन हो रहे हैं बाय स्ट्रोमा लैमिले। ठीक है, तो ये जो स्ट्रक्चर है ये आपका स्ट्रक्चर है क्लोरोप्लास्ट का। फिर हम बात करते हैं सीलिया एंड फ्लैजिला, सेंट्रियोल एंड सेंट्रोजोम। सीलिया और फ्लैजिला क्या होते हैं, जो बेटा मूवमेंट में मदद करते हैं। यहाँ पे सीलिया बहुत सारे हो सकते हैं, छोटे 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 है ना, बहुत सारे नंबर में हो सकते हैं। दे वर्क लाइक ओर्स। ओर्स क्या होते हैं, जैसे बोट के साइड में जो चक्कू जो आप चलाते हो, ये वैसा काम करते हैं। ठीक है, अब इनका जो स्ट्रक्चर होता है ये होता है 9+2 अरेंजमेंट। 9+2 में बाहर है एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन, अंदर बेटा आप ये देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये डबल डबल माइक्रोट्यूब्यूल्स के 9 पेयर हैं। ठीक है, साथ में अंदर बेटा सिंगल सिंगल प्रेजेंट है, तो अंदर क्या है, सिंगल 2 है, बाहर 9 है।
तो इट इज 9+2 अरेंजमेंट। ये जो लाल रंग की आप एक शीथ देख रहे हो, दिस इज कॉल्ड एज सेंट्रल शीथ। ठीक है, दिस इज कॉल्ड एज सेंट्रल शीथ। फिर हम बात करते हैं सेंट्रियोल की। तो सेंट्रियोल जो होते हैं बेटा ऐसे 90 डिग्री पे प्रेजेंट होते हैं, आसपास पेरीसेंट्रियोलर क्लाउड होता है। ठीक है, पेरीसेंट्रियोलर स्पेस कह सकते हो। अगर हम किस में होते हैं, पहली चीज तो मैम ये एनिमल सेल में होते हैं, और ये क्या करते हैं, ये बेसल बॉडी से बनते हैं, फॉर्म्स बेसल बॉडी। क्या बनाते हैं, ये सीलिया और फ्लैजुला की बेसल बॉडी भी यही बनाते हैं। अब इनके स्ट्रक्चर में क्या होता है यार, इनके स्ट्रक्चर में 9+0 अरेंजमेंट है। कैसे, इनके पास ट्रिपलेट पेयर हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इनके पास 9 ट्रिपलेट माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं, साथ में बीच में एक प्रोटीनेशियस हब है, एंड अगेन ये पॉइंट करती हुई रेडियल स्पोक्स हैं। पर मेजर डिफरेंस क्या है, सीलिया और फ्लैजुला का अरेंजमेंट होता है 9+2, सेंट्रोसोम का स्ट्रक्चर होता है 9+0 अरेंजमेंट। फिर हम बात करते हैं न्यूक्लियस की, विच इज कॉल्ड एज द ब्रेन ऑफ द सेल। इसमें जो होता है ऐसा फैला हुआ डीएनए, इसे कहते हैं क्रोमैटिन। वेरी इंपॉर्टेंट, क्रोमैटिन को एनसीईआरटी ने न्यूक्लियो प्रोटीन कहा है। न्यूक्लियो प्रोटीन मतलब ये न्यूक्लिक एसिड जैसे डीएनए और आरएनए, और प्रोटीन क्योंकि ये हिस्टोन और नॉन हिस्टोन प्रोटीन से मिलकर बना होता है। फिर हम न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर देखते हैं। यहां पे आप स्ट्रक्चर देखोगे, ये रहे न्यूक्लियर पोर्स, जो क्या करते हैं, सब्सटेंसेस जो साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियस में आ रही हैं या बाहर जा रही हैं उसमें मदद करते हैं। यहाँ पे ये क्रोमैटिन, ये डीएनए फैला हुआ है, पर ये डीएनए अकेला नहीं है, किसके साथ है, प्रोटीन्स के साथ है। डीएनए और प्रोटीन को मिलाकर कहते हैं न्यूक्लियोप्रोटीन, विच इज क्रोमैटिन। अब मैम ये न्यूक्लियोलस क्या है, बेटा न्यूक्लियोलस एक हो सकते हैं, दो हो सकते हैं, डिपेंड करता है। तो न्यूक्लियोलस का मेन काम क्या होता है, ये स्फेरिकल स्ट्रक्चर है, इसकी कोई मेम्ब्रेन नहीं है, ये आरआरएनए की फैक्ट्री है। जितना आरआरएनए बनाएगा उतने राइबोसोम बनेंगे, उतना प्रोटीन बनेगा। मैम ये डीएनए जो फैला हुआ है ये क्या होता है, तो बेटा सेल डिवीजन के समय एक इंटरफेस करके नॉन डिवाइडिंग फेज होता है। जब सेल डिवाइड नहीं कर रहा तो डीएनए भी कहता है चलो मैं आराम ही कर लेता हूं। तो डीएनए भाई फैला हुआ है, पड़ा हुआ है। द डीएनए कंटेंट इज एक्सटेंडेड, नॉट वेल पैक्ड, एकदम ऐसे ही पड़ा हुआ है। दिस इज कॉल्ड एज क्रोमैटिन। अब हम बात करते हैं, अब यार डीएनए को कंडेंस करेंगे। इस डीएनए जब कंडेंस होता है तो ये बनाता है क्रोमोसोम। अब क्रोमोसोम में क्या होता है, देयर आर, ये आप देख रहे हो, दिस आर सिस्टर क्रोमैटिड्स। ये हैं सिस्टर क्रोमैटिड्स जो जुड़ी हुई हैं। ये जिस जगह से जुड़ी हुई हैं इसे कहते हैं सेंट्रोमियर या प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन। ठीक है, अब यहां पर आप देखोगे कुछ क्रोमोसोम्स ऐसे होते हैं जिनके सर पे ऐसे सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शंस होती हैं। इस टाइप के जो कॉन्स्ट्रिक्शंस होती हैं उन्हें कहते हैं सैटेलाइट क्रोमोसोम्स, जिनके ऊपर ऐसे स्पेशल से निकली होती हैं, ऐसे बनी हेड्स टाइप। दीज आर सैटेलाइट क्रोमोसोम। हर क्रोमोसोम सैटेलाइट नहीं होता, सिर्फ कुछ ही क्रोमोसोम होते हैं विच आर कॉल्ड एज सैटेलाइट क्रोमोसोम्स। अब यार ये जो सेंट्रोमियर है इसके आसपास ऐसे डिस्क शेप्ड स्ट्रक्चर होता है जिसे कहते हैं काइनेटोकोर। काइनेटोकोर क्या करता है, सेल डिवीजन के समय, है ना, सेल डिवीजन के समय स्पिंडल फाइबर्स को बाइंडिंग में मदद करता है। तो हमने क्या देखा, सिस्टर क्रोमैटिड जुड़ रहे हैं सेंट्रोमियर से। सेंट्रोमियर के साइड में डिस्क शेप्ड स्ट्रक्चर है काइनेटोकोर जो प्रोटीनेशियस है। ठीक है, सेंट्रोमियर को प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन कहते हैं। सैटेलाइट क्रोमोसोम क्या होते हैं, जिनके ऊपर एक्स्ट्रा ऐसे सैटेलाइट लगी होती हैं जो नॉन स्टेनिंग रीजन्स होते हैं, इसे सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन कहते हैं। अब सेंट्रोमियर की पोजीशन के बेसिस पे हम 4 टाइप के शेप्स डिफाइन कर रहे हैं। अगर सेंट्रोमियर सेंटर में है, मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम। अगर सेंटर से थोड़ा सा दूर है, सब मेटासेंट्रिक। अगर यार थोड़ा सा टर्मिनल चला गया, मतलब एक आर्म तो बहुत ही छोटी हो गई, एक आर्म बड़ी, एक्रोसेंट्रिक। अगर बिल्कुल ही टर्मिनल पोजीशन पे चला गया, दिस इज कॉल्ड एज टेलोसेंट्रिक पोजीशन। ठीक है, तो भाई आप लोगों ने जैसे देखा हमने पूरे सेल चैप्टर को अंडर 30 मिनट्स कवर कर लिया है। आई होप आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा हो, तो जरूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। ऑल द बेस्ट एवरीवन, लव यू ऑल, बाय।